हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 7 दहन एवं ज्वाला कम्बशन एंड फ्लेम के पार्ट 1 लेकर आए हैं। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, एक अवधारणा बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें दहन क्या है, दहन से हम परिचित होंगे। दहनशील और अदहनशील वस्तु क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दहन के लिए वायु कितनी जरूरी है या वायु की आवश्यकता क्या है, इस पर जानेंगे। हम इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप पर चर्चा करेंगे। और आज का जो अंतिम टॉपिक होगा वो होगा दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी है। तो हम इस चैप्टर पर चर्चा करने से पहले कुछ क्रियाकलाप करना चाहेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर इन क्रियाकलापों को देखकर अगर घर में ये क्रियाकलाप करना चाहें तो आप घर के किसी बड़े सदस्य के निगरानी में ही कीजिएगा, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हम क्रियाकलाप करेंगे उसमें फ्लेम, आग से जो है संबंधित क्रियाकलाप है, चूँकि ज्वाला और दहन और ज्वाला चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम क्रियाकलाप देखते हैं। बच्चों, अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक कैंडल है, इस कैंडल को हम जलाते हैं। इससे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए वायु कितना ज़रूरी है। तो जैसे इस कैंडल को हम यहाँ पर जलाएं और जलाने के बाद ये एक ग्लास है, इस ग्लास को हम इसमें रख देते हैं। हम क्या देखते हैं, ये देखिए, धीरे 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 ये मोमबत्ती बंद हो गई। चलो अब हम एक दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हम क्या है कि 3 अलग अलग साइज का मोमबत्ती लिए हैं, कैंडल लिए हैं। अब इसे हम जला देते हैं। ये कैंडल जो है वो सबसे बड़ी कैंडल है, एक उससे छोटा और एक छोटा। पहला क्रियाकलाप में हम ये देखे थे कि एक जो मोमबत्ती जल रही थी उसको हम ढक देते हैं तो वो बुझ जाती है। अब हम एक साथ 3 मोमबत्ती, 3 अलग अलग साइज का मोमबत्ती लिए और एक ये डब्बे से अब इसको हम ढकते हैं। देखिए क्या होता है। ये मोमबत्ती कुछ देर तक जल रही है। अब ये ध्यान से देखिए, जो सबसे बड़ी मोमबत्ती है वह मोमबत्ती धीरे 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 इसका लौ कम हो रहा है और ये 2 मोमबत्तियां बुझ गई और जो छोटी मोमबत्ती है ये अभी भी जल रही है। यहाँ पर देखिए, ये इतना देर के बाद भी ये मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती जल ही रही है। इसको अब धीरे 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 ये मोमबत्ती जो है वो बुझ गई, यानी तीनों मोमबत्तियां बुझ गई। बच्चों, अब हम आज की तीसरी गतिविधि को देखते हैं। इसमें क्या है कि हम एक बर्तन में पानी ले लिए हैं, रंगीन पानी, यानी कोई भी कलर का हम ले सकते हैं। हम इसमें तो नील मिलाए हैं, आप कोई भी कलर मिला सकते हो। लेकिन उसके पहले क्या था कि इस बर्तन में बीच में हम एक कैंडल को जो है वो फिक्स कर दिए। उसके बाद इसमें पानी लिए। अब पानी लेने के बाद हम इस कैंडल को जो है वो फिर से जलाते हैं। ये कैंडल जलने लगी। अब हम क्या करते हैं
ये जब कैंडल जल रही है तो फिर हम एक ग्लास लेकर इसको जो है हम ढकते हैं, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हम गिलास लेके इसमें ढक दिए। ये देखिए धीरे 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 ये तो जो है वो मोमबत्ती तो बुझ गई, लेकिन मोमबत्ती बुझने के साथ साथ क्या देखा आप लोगों ने कि ग्लास जो है, ग्लास में जो पानी का लेवल है वो लेवल अपने आप ऊपर चला गया। इस गतिविधि को एक बार फिर से हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम, ये कैंडल है, इस कैंडल को हम जलाते हैं। इसको पहले बढ़िया से जल तो इस एक्टिविटी को फिर से देखते हैं। इस कैंडल को हम जलाएं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वो मोमबत्ती बूतने के बाद जो है इस गिलास के अंदर वाटर लेवल, जल की सतह कैसे ऊपर जाती है। ये हम यहाँ पर रख दिए। अब ये देखिए धीरे 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 जैसे मोमबत्ती जो है बुझी, पानी जो है इसके ऊपर जो है ग्लास में आ गया। तो बच्चों, हम लोग अभी 3 गतिविधियाँ देखी। पहला गतिविधि में हम ये देखें कि एक मोमबत्ती जल रहा है, उसके ऊपर जब हम ग्लास रख दिए तो मोमबत्ती बुझ गया। दूसरी एक्टिविटी जो है उसमें 3 अलग अलग साइज़ की मोमबत्तियाँ थी, उसको हम एक बड़े बर्तन से ढक दिए। तो हम ये देखें कि जो सबसे छोटी मोमबत्ती है वो सबसे अंत में बुझी। और तीसरी एक्टिविटी जो है उसमें हम ये एक मोमबत्ती को पानी से भरे बर्तन में रखे थे, और ऊपर से फिर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर फिर हम ग्लास अगर डाल देते हैं तो देखते हैं जैसे मोमबत्ती बुझती है, पानी का सतह ऊपर आ जाता है। इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान ले दहन। दहन जिसे सामान्य भाषा में आम तौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में जलना कहते हैं। कोई भी चीज़ जल गया, और ये चीज़, ये शब्द से हम लोग परिचित हैं। लेकिन अगर विज्ञान की भाषा में कहे तो जलना को विज्ञान जो है, विज्ञान में दहन कहा जाता है, कंब्यूशन कहा जाता है। और यह एक रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है, उस प्रक्रिया को हम, या उस प्रक्रम को हम दहन कहते हैं। यानी दहन जब होता है तो दहन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन गैस। ऐसे तो आमतौर पर हम कहते हैं कि हवा की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वायु नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जरूरी है। कोई भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। चूँकि हवा में ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वायु या हवा जरूरी है। तो पहले क्रियाकलाप में हम लोगों ने देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती को जैसे हम ग्लास से ढकते हैं तो वो धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हम उसको ढकते हैं तो वैसी स्थिति में वो जो मोमबत्ती जल रही है उसका वायु से संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क ऑक्सीजन बाहर से उसको नहीं मिल पाता है। इसी कारण ग्लास से ढकने के बाद कुछ देर तक तो मोमबत्ती जलती है, और वो जो खाली जगह है वहाँ जो वायु है, जो हवा है, उसमें से जो ऑक्सीजन है, तो जब तक ऑक्सीजन रहता है वो मोमबत्ती जलती है, और जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो पहले क्रियाकलाप से हम लोगों ने ये समझा, ये जाना कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जब हम लोगों ने दूसरा क्रियाकलाप देखा, दूसरा क्रियाकलाप में ये देखा कि अलग अलग साइज़ की मोमबत्तियाँ थी, और एक बड़े बर्तन, जलते हुए मोमबत्ती को एक बड़े बर्तन से हम ढके थे। तो उसमें क्या था, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बाधित हो रही थी, वो रुक गई थी, वो अंदर। तो चूँकि उस बड़े से बर्तन के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था
तो जो सबसे ऊपर वाली जो मोमबत्ती थी, सब बड़ी मोमबत्तियाँ जो थी, तो वो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन जलने में सहायता कर रहा था। और जलने के कारण जब कोई भी चीज़ वहाँ जल रही थी, चूँकि मोम के जलने से वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, तो धीरे धीरे अंदर का, उस बर्तन के अंदर का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। और जैसे जैसे खत्म होने लगा तो वैसे वैसे मोमबत्तियाँ बुझने लगी। और चूँकि जो सबसे छोटी मोमबत्ती थी वो नीचे थी, तो नीचे में जो है ऑक्सीजन कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक था। चूँकि ऊपर वाले मोमबत्तियाँ जो है ऊपर बर्तन के ऊपर जो ऑक्सीजन था उसका उपयोग कर रही थी, ऑक्सीजन खत्म हुआ, बुझ गई। और धीरे धीरे नीचे वाला जो मोमबत्ती है वो ऑक्सीजन का उस समय तक उपयोग कर, ऑक्सीजन जब तक रहा तब तक वो जलती रही और अंत में बुझ जाती है। तीसरी गतिविधि में हम लोगों ने देखा कि उसमें जैसे मोमबत्ती को एक रंगीन पानी के बर्तन में, जैसे रंगीन पानी से भरे बर्तन में एक मोमबत्ती को जला कर रखते हैं और ऊपर से हम एक ग्लास उसको कवर करते हैं, तो ये देखते हैं कि जैसे मोमबत्ती बुझता है तो वैसे पानी का लेवल ऊपर चला आता है। इसका मतलब ये क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उसको ग्लास को अंदर उसमें ढक देते हैं तो उस वहाँ पर जितना भी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का उपयोग जलने में हो जाता है। और वो जो खाली स्थान होता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे जो जल है वो जल का स्तर ऊपर चला जाता है और वैक्यूम वो भर जाता है। तो इस तरह इस कारण जो है वो क्या होता है कि जब ग्लास के अंदर का जो ऑक्सीजन था वो सभी खत्म हो गया, तो वहाँ पर जो खालीपन आ गया, उस खालीपन को भरने के लिए नीचे चूँकि जल उपलब्ध था, वो जल जो है वो ग्लास के ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दहन का मतलब वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, तो उसे हम दहन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात करें, यहाँ पर दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसे हम दहन कहते हैं। अब हम बात करते हैं दहनशील या दाह्य पदार्थ और अदहनशील यानी अदाह्य पदार्थ। बच्चों, हम लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वस्तु ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि जलती है और बहुत सारी वस्तुएं जो है वो नहीं जलती है। अगर उदाहरण के लिए कागज़ हो, लकड़ी हो, रबर है, प्लास्टिक है, ये सभी, पेट्रोल है, डीजल है, किरासन तेल है, घर में खाना बनाने वाला जो गैस है वो सभी जलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पत्थर ले लें, अगर हम ईंटा ले लें, अगर हम खपड़ा ले लें, तो ये सब चीज़ जो है ये सब चीज़ नहीं जलती है। तो किसी पदार्थ के जलने या किसी पदार्थ के ना जलने के आधार पर, यानी इस गुण के आधार पर हम पदार्थ को यानी वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक दहनशील पदार्थ या का मतलब जो जलकर ऊष्मा या और प्रकाश या दोनों प्रदान करते हैं, या तो वैसे पदार्थ को हम लोग दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहेंगे, जैसे किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सभी जलते हैं, तो ये दहनशील होंगे। इसके ठीक विपरीत जो पदार्थ नहीं जलते हैं या जल नहीं सकते हैं उसको अदाह्य पदार्थ या अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए पत्थर है, ईंटा है, खपड़ा है, तो ये सभी जो है वो नहीं जल पाएंगे, तो उससे जो है अदाह्य या अदहनशील पदार्थ हम कहते हैं। आज का अगला टॉपिक है ज्वलन तापमान या इग्निशन टेम्परेचर, इसको प्रज्वलन तापमान भी कहते हैं। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई भी वस्तु जलने लगता है या जलना शुरू करता है, उस तापमान को हम लोग ज्वलन तापमान या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ज्वलन ताप को समझने के लिए हम गतिविधि करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कागज़ है, ये कागज़ है, इस कागज़ का जो है हम एक कोन बना लिए। ये कागज़ जो है, इस कागज़ को मोड़कर हम ऐसे मोड़ दिए, एक्चुअली जो है वो फिल्टर पेपर है, छन्ना पत्र है, ऐसे ये कर लिए। अब ये इस कोन को हम क्या करते हैं,
यहाँ पर आप लोग ये प्रयोग कीजिएगा तो सावधानी से, क्योंकि हाथ जो है वो बचा के। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर लाते हैं तो ये कागज़ क्या है, ये कागज़ जलने लगता है। अब हम वही कागज़ लेते हैं, लेकिन इस कागज़ को जो है, इस कागज़ को फिर उसी तरह से हम मोड़ते हैं, मोड़ करके एक शंकुनुमा बना लेते हैं, कोन से बना लेते हैं, और इसमें जो है, इसमें हम पानी डालते हैं। ये अब देखिए ये कागज़ में अब ये पानी है, या फिर ये पानी जो है अब ये पानी से भीग गया। अब इस कागज़ को हम इसी फ्लेम में यहाँ पर लाते हैं। अब देखिए वो जो उस समय था कागज़, उस समय बहुत जल्दी वो जल गया था, जलना शुरू किया था, लेकिन अब ये पानी से भीगा होने के कारण जो है वो इतना देर होने के बाद भी अभी वो जल नहीं रहा, जबकि कागज़, दोनों कागज़ तो समान था, लेकिन परिस्थितियां अलग हो गई। यानी कि वो कागज़ जो है वो तुरंत जल गया था, और अभी इस कागज़ को देख लीजिए, इतना देर होने के बाद भी ये कागज़ जल नहीं रहा है, जबकि इसको लगातार हम फ्लेम में रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो कारण है जिसके कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अब हम एक दूसरी गतिविधि करते हैं। ये देखिए ये ग्लास है, डिस्पोजेबल ग्लास जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें आधा जो है वो पानी भर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जलाते हैं। ये प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा, घर में, अपने घर में बड़े लोग जो हैं के निगरानी में, और देखिए क्या होता है। ये देखिए इसमें जहाँ तक पानी था उसके पहले वाला जो है, पहले वाला ये जो था ग्लास का वो हिस्सा पानी के ऊपर वाला, वो पूरी तरह से जल गया, लेकिन जहाँ तक पानी भरा हुआ था वहाँ तक जो है, वहाँ के बाद वो नहीं जल पाया। तो ज्वलन ताप से संबंधित दो गतिविधियाँ हम लोगों ने देखा। पहली गतिविधि कागज और भींगे हुए कागज। तो हम लोग देखे जो कागज सूखा था वो तुरंत जल गया, और जो भींगा कागज था बहुत देर तक वो नहीं जल रहा था। ऐसे आप लोग इसे तो घर में भी देखते होंगे कि अगर सूखी लकड़ी है तो आसानी से जलती है, और वही लकड़ी अगर भींगी होती हो तो वो आसानी से नहीं जलती है। आखिर इसका क्या कारण है? और दूसरी गतिविधि में हम लोगों ने देखा जो डिस्पोजेबल ग्लास है, वो जो प्लास्टिक का जो है पॉलीमर का बना हुआ ग्लास में आधा पानी था, और उसको अगर हम जलाए तो जहाँ तक पानी था, पानी के ऊपर वाला जो ग्लास है वो पूरी तरह से जल गया, और उसके नीचे वाला जो है वो नहीं जल पाया। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप ही है। ज्वलन ताप का मतलब वह न्यूनतम ताप, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वस्तु नहीं जलता। अब हम लोगों ने ये देखा कि कागज़ जो है, जो सूखा कागज़ था वो तुरंत जल गया। इसका कारण है कि उसका जो ज्वलन ताप है वो ज्वलन तापमान कम था, और जैसे हम फ्लेम यानी ज्वाला के नज़दीक उसको लाए, ज्वलन का ताप जितना होना चाहिए उतना ताप वहाँ पर मौजूद था, जिसके कारण वो कागज़ जो है वो आसानी से जला। लेकिन जब उसी कागज़ को जब हम भिंगा देते हैं तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, और ज्वाला के समीप जब भींगे हुए कागज़ को हम ले गए तो वैसी स्थिति में वो नहीं जल रहा था, क्योंकि उसको जलने के लिए वो ज्वलन ताप जितना चाहिए था वो वहाँ पर तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ देर अगर हम वहाँ रखेंगे तो धीरे 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 जब वो भींगा हुआ कागज़ अपने ज्वलन तापमान तक पहुँचेगा तो उसके बाद वो चलना शुरू करेगा। इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ था वो डिस्पोजेबल ग्लास वाला, उसमें चूँकि जो डिस्पोजेबल ग्लास जिस पॉलीमर से बना हुआ था,
तो वो जो है उसका ज्वलन तापमान कम था। जैसे वो आग के संपर्क में आया, जब हम उसको आग जलाते हैं तो वो तुरंत जलना शुरू हुआ, चूँकि उसका ज्वलन ताप उस समय उसको मिल गया। लेकिन जहाँ पानी रखा हुआ था वहाँ पर जो है वो, जहाँ से नीचे पानी था तो वहाँ पर ज्वलन ताप अधिक हो गया, जिसके कारण जितना ज्वलन ताप चाहिए वहाँ पर वो ज्वलन ताप नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसके नीचे नहीं जा पाया। तो इन क्रियाकलापों से हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक न्यूनतम तापमान की ज़रूरत होती है। तो वह न्यूनतम तापमान, जिस तापमान पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है, उसे हम ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये ज्वलन ताप जो है वो निर्भर करता है परिस्थिति पर, क्योंकि वो किसी वस्तु के लिए किसी खास परिस्थिति में हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, कागज़ की दो स्थितियाँ, एक भींगा कागज़, एक सूखा कागज़। दोनों तो कागज़ है, दोनों एक ही पदार्थ है, लेकिन दोनों का ज्वलन तापमान अलग अलग होने के कारण जिसका ज्वलन तापमान कम था वो शीघ्र जल गया सूखा कागज़, और भींगा कागज़ का ज्वलन तापमान अधिक था, जिसके कारण वह जलने में उसे देरी हो रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि वह न्यूनतम तापमान, जिस तापमान पर कोई वस्तु जलता है, उसे उस वस्तु का हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो अब ज्वलन तापमान के बाद अभी तक जो हम लोगों ने क्रियाकलाप किया और अभी तक दहन से संबंधित जो जानकारी प्राप्त हुई, तो उससे हम लोगों ने ये जाना कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। आमतौर पर हम तो कहते हैं कि वायु की ज़रूरत है, लेकिन अगर देखा जाए विज्ञान की दृष्टि से तो वायु नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन गैस रहेगा तभी कोई वस्तु जल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक धातु है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकता है। ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो भी वो जल सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नाइट्रोजन गैस हो। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल सकता है और नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जल सकता है। कहने का मतलब यह है कि मैग्नीशियम एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगा, लेकिन शर्त यही है कि नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। तो अभी तक जो हम चर्चा किए दहन से संबंधित, उसमें मुख्य रूप से दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए, उसके लिए मुख्य रूप से 3 बातें उभर कर सामने आई। पहला, दहन के लिए, जिसे कि हम दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कह सकते हैं। पहला कि दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति, और तीसरा ज्वलन तापमान। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिसके कारण दहन संभव हो पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से रिकैप हम कर लें कि आज हम लोगों ने जाना दहन क्या है। तो दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर प्रकाश या ऊष्मा देता है। इसके अलावा आज हम लोगों ने जाना दहनशील या दाह्य पदार्थ, वैसे पदार्थ जो कि जलते हैं, जलने के बाद ऊष्मा या प्रकाश या दोनों देते हैं, तो वो हो गए दाह्य पदार्थ या दहनशील पदार्थ, जैसे कागज, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि। हम लोगों ने आज ये भी जाना अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ क्या है। तो अदाह्य पदार्थ या अदहनशील पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो कि जलते नहीं हैं, जैसे कांच, पत्थर, ईंट आदि। इसके अलावा आज हम लोगों ने जाना इग्निशन टेम्परेचर यानी प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है, उस तापमान को, उस वस्तु का ज्वलन तापमान कहते हैं। और किसी भी वस्तु के दहन के लिए यानी जलने के लिए ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ अपवाद स्वरूप मैग्नीशियम है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लेकिन नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में वो जल सकता है। और अंत में हम लोगों ने आज के क्लास से ये निष्कर्ष निकाला कि दहन के लिए 3 परिस्थितियाँ जरूरी है। पहला दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ज्वलन तापमान। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर के और जो बचे हुए टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट में लेकर हम आएंगे। आज
इतना ही। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।